नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में अपनी बिसात के मुताबिक मशहूर व मारूफ शोरा व अदीब से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे अदीब से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी है। प्रोफेसर डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी शोराए आफाक, अदीब, शायर व मुफक्किर हैं। आपकी गिरा कद्र अदबी खिदमात से एक तरफ उर्दू अदब में तख्लीकात का इजाफ़ा हुआ तो दूसरी तरफ उर्दू के क़ाराइन को पुख्ता नज़रियात वाले एक अदीब के इल्मी उरूज से भी वाक़फ़ियत हासिल हुई। आपकी तसानीफ़ के अलावा अहले ज़ौक़ की अदबी रहनुमाई आपकी इम्तियाज़ी खूबी है, जिससे उर्दू अदब के सरमाया में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। आप अब तक 200 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं, जिनमें आपकी शायरी, अफसाना निगारी, तनक़ीद निगारी, सहाफ़ती हुनर, गर्ज़ के अदब के मैदान में ऐसी कोई सिन्फ़ बाकी नहीं जिस पर आपने तबा आजमाई न की हो। तो आइए नाजरीन, अपना तर्जुमान के नायब मुदीर अजीम बालेसरी के साथ डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी की गुफ्तगू समाअत कीजिए। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज आपकी और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जाने जाते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलमकार होने का एज़ाज़ उन्हें हासिल है। आइए नाज़रीन, हम डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी दूर से मेरे घर पर आए, कहाँ उड़ीसा, कहाँ भागलपुर, बिहार। मैं तो हैरान हूँ और ख़ुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। आपके चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात। सर, जाए पैदाइश आपकी और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरी पैदाइश चतरा, ज़िला हज़ारीबाग, झारखंड में हुई थी 1 जुलाई 1948 ईस्वी में। उस वक्त मेरे दादा खान बहादुर हाजी अब्दुल रहीम साहब वहाँ एडवोकेट थे और म्यूनसिपल चेयरमैन भी थे, और मेरे वालिद वहाँ मॉडल बैंक के मैनेजर थे। फिर 1952 ईस्वी में हम लोग शिफ्ट होकर के हरगावा आ गए, जो आबाई वतन पटना ज़िला में था, अब नालंदा ज़िला है। और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में मैं ये बताऊं कि ज़मींदार घराना रहा, ज़मींदारी थी, लेकिन नौकरी पेशे में भी मेरे ख़ानदान के लोग आने लगे थे। और मेरी ज़िंदगी उसी माहौल में, इब्तदाई ज़िंदगी उसी माहौल में गुज़री। फिर मैं बहुत बाद में बीए तक हमने बरबीघा कॉलेज यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया था, टॉपर थे हम पूरी यूनिवर्सिटी में। फिर एमए करने के लिए पटना चले गए, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। और उन्हीं दिनों एग्ज़ाम जब मेरा ख़त्म हुआ था एमए का, तो आकाशवाणी पटना में 1 घंटे का उर्दू प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट की हैसियत से मेरी बहाली हुई थी, बल्कि पहले शख्स हम ही थे। जी, लेकिन वहाँ काम का लोड इतना ज़्यादा था, 1 घंटे का रोज़ प्रोग्राम करना, उसके लिए मैनस्क्रिप्ट पढ़ना, रिकॉर्डिंग करना, डबिंग करना, और फिर दूसरे लवाज़मात जो होते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई थी। फिर प्रोग्राम लेने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। 9 महीने तक मैंने वहाँ काम किया। फिर सोचा कि मनाजिर आशिक हरगानवी ख़त्म हो जाएगा, हाँ, सिर्फ मनाजिर होकर के रह जाएंगे।
इसलिए हमने वो नौकरी छोड़ दी। और फिर मार्खम कॉलेज हज़ारीबाग में लेक्चरर की हैसियत से मेरी बहाली हुई। 1978 में मैं वहाँ गया। जी सर, लिखने का आगाज़ कब और किस सन से आपने किया सर? देखिए, पढ़ने का शौक़ शुरू से था, बचपन से था। मेरे दादा खान बहादुर साहब वो इस्लामी मैगज़ीन रसायल मंगाते थे और पढ़ते थे, और रोज़नामा उर्दू अखबार आता था घर में, तो मुझे भी पढ़ने की तलकीन करते थे। और उस पढ़ने के शौक़ में गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहाँ की सारी किताबें मैं पढ़ गया। और ये 8वीं क्लास 9वीं क्लास की बात है। 10वीं क्लास में जब मैं पहुँचा तो उस वक्त से मैं लिखने लगा था। और लगा कि दूसरे लोग लिखते हैं तो वैसा मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने अफसाने भी लिखे, शायरी भी की, तनकीद भी लिखी। और ये 1963 की बात है। जैसे उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था, बल्कि 8वीं क्लास में था। और मेरे मज़ामीन उस वक्त शायर जैसे पर्चे में, जामिया कराची जैसे पर्चे में, हमारी ज़ुबान जैसे अखबार में, अंजुमन तरक्की उर्दू के आर्गन, और उस वक्त आले अहमद सरूर उसके एडिटर थे, और शुजात अली संदेलवी के फ़रोग़ उर्दू में उस वक्त 63 में मेरी नज़में, और निगारिश अमृतसर में मेरी नज़्म भी छपी, मेरी कहानी भी छपी, मेरी तनकीद भी छपी। और मुरादाबाद से निकलता था दरख्शां के नाम से रसाला, उसमें कई अफसाने छपे। फिर 64 ईस्वी से डाइजेस्ट निकलना शुरू हुआ हिंदुस्तान में, जिसमें हुमा डाइजेस्ट, रूह अदब डाइजेस्ट, शबिस्तान डाइजेस्ट, इस तरह के हुदा डाइजेस्ट। फिर मैं उधर चला गया, उन रसायल में बेतहाशा लिखा मैंने। और इत्तेफाक कहिए कि उससे शोहरत मिली। और 66 में मैंने मैट्रिक पास किया। और 67 ईस्वी में अनीस अदब के नाम से कबीर कौसर साहब दिल्ली से एक रसाला निकालते थे, जिन्होंने मुशावरत में मुझे शामिल रखा। ये मेरे लिए एक एजाज़ था। और उन्हीं दिनों बरबीहा कॉलेज से केसरी के नाम से एक रसाला निकलता था, जिसमें उर्दू के लिए 8 सफ़ात मुख्तस होते थे, बाकी हिंदी और अंग्रेज़ी में मैटर होता था। मुझसे कहा गया कि मैं केसरी को एडिट करूं। मैंने प्रिंसिपल के सामने ये शर्त रखी कि हम अगर एडिटर की हैसियत से मुझे रखना चाहते हैं तो हम 8 सफ़े पर कनायत नहीं करेंगे, 32 सफ़ा देना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है, तो हम कहा छोड़ दीजिए। ये मामला बहुत दिन तक पेंडिंग रहा। उसके बाद प्रिंसिपल ने एक बार बुला करके मुझसे कहा कि एक शर्त पर हम 32 सफ़ा देंगे कि आप किशतंदर और ख्वाजा अहमद अब्बास से तख्लीक मंगवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। और इत्तेफाक से उन दिनों दोनों से मेरे मरासिम थे, हो गए थे, शुरू हुए थे मरासिम, किशतंदर से भी और ख्वाजा अहमद अब्बास से भी। मैंने ख़त लिखा और दोनों की चीज़ें आईं, और वो शुमारा छपा केसरी के नाम से 32 सफ़े में उर्दू में। और वहाँ से फिर मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी शुरू होती है। फिर मैं पटना चला गया एमए करने के लिए। फिर बहुत कुछ हुआ। और आपको मैं अभी बता रहा था कि नौकरी में जब आया रेडियो में, तो फिर रेडियो छोड़ करके मैं चला गया मार्खम कॉलेज हज़ारीबाग। वहाँ से मैंने कोहसार के नाम से एक रसाला निकाला। चूँकि पहाड़ी इलाका है इसलिए कोहसार नाम रखा। 3 साल वहाँ मैं रहा, 4 शुमारे वहाँ से आए। और कोहसार ने इसलिए हंगामा खेजी अदब में दिखलाई कि मतरूक असनाफ और नई असराफ को हमने तरजीह दी। और आज़ाद गज़ल के लिए मदर इमाम की ईजाद थी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने दिया कोहसार के ज़रिए से। फिर 3 साल के बाद 81 में मेरी बहाली यहाँ मारवाड़ी कॉलेज में कमीशन से हो गए। मैं यहाँ चला आया और कोहसार अब तक निकल रहा है, जिसके 176 शुमारे आ चुके हैं। क्या कहने से जी। और अपने रसाले के ज़रिए से बहुत सारी नई असनाफ और मतरूक असनाफ को मैंने ज़िंदा किया। मैंने उस पर जो है मज़ामीन लिखवाए, मैंने तख्लीक़ात शाये की, मैंने इंतखाब छापा। और जब माबाद जदीदियत की लहर सामने आई तो वज़ीर आगा और गोपी चंद नारंग से लेकर दूसरे जितने मशाहिर अदब हैं सभी ने मेरे यहाँ
मेरे सवालात के जवाब लिखे। मेरे यहाँ एक बहस चली और कोसार का ये कंट्रीब्यूशन है, ये भी है। सर यूँ अब तक जो है मेरी जानकारी के मुताबिक आप हिंदुस्तान के मेरे जो उस्ताद मोहतरम है जनाब सईद रहमानी साहब का के सामने जब मेरी गुफ्तगू होती है तो सईद रहमानी साहब आपके हवाले से कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई आज के डेट में अगर सबसे बड़ा कलमकार है वो है डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब। ये मेरे उस्ताद मोहतरम सईद रहमानी साहब का कौल है। तो इसी हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा सर, ये बताएं कि अब तक आपकी कितनी किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं? नहीं, सईद रहमानी साहब बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अदब के रिश्ते से मैं उनकी राय की कदर करता हूँ और मैं तो बड़ा कलमकार नहीं हूँ, ख़ुद को बहुत छोटा समझता हूँ। अभी मैं तालिब इल्म हूँ, अदब का तालिब इल्म हूँ, लिख रहा हूँ और कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरों से अलग। तो ये दूसरों से जो अलग मैं दे रहा हूँ इसकी वजह से मेरी शोहरत है और लोग मुझे दूसरों से मुनफरद समझते हैं। आपने सवाल किया, अभी तक मेरी 199 किताबें छपकर आ चुकी हैं और मेरे ऊपर उर्दू और हिंदी में मिला करके 29 किताबें आ गए हैं, है ना। बहुत सारे इनामात मिले जिसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी है जो हिंदुस्तानी हुकूमत का सबसे बड़ा अवार्ड है। कब और किस सन में आपको? 2012 में ये इनाम मिला था बच्चों के अदब पर, है ना। और हिंदुस्तान से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से भी इनामात मिले। बल्कि लंदन तो मैं खुद गया था, वहाँ आलमी कॉन्फ्रेंस था, सेमिनार, आलमी मुशारा भी था जिसमें 16 कंट्री के लोग आए थे और वहाँ कुर्रतुल ऐन हैदर के हाथों मुझे हाली अवार्ड मिला था। क्या कहने सर, बहुत को जी सर। कोहिसार जो है रिसाला जो निकालते हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँचता है हिंदुस्तान भर में? नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में मेरा रसाला जाता है ना। और इसीलिए सभी लिखने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितने बड़े छोटे नाम हैं 176 शुमारे में सभी छप चुके हैं। चाहे वो आले अहमद सुरूर हों, चाहे जमील जालबी हों, चाहे वज़ीर आगा हों, गोपी चंद नारंग हों, कमर रईस हों, शमशुर रहमान फारूकी हों, या जो भी आप नाम लें, सभी की तख्लीक़ात हमारे यहाँ आती रही और सबको मैंने छापा है। बहुत बड़ी बात है सर। एक किताब मेरे नज़रों से गुजरा था, वो किताब ये था कि डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानी साहब के आंखों देखे तजज़िये। अच्छा। तो उस किताब में सर मैं आपका सवाल, हाँ जी, उस किताब के बारे में नहीं, आँखों देखी मेरी 64 नज़मों का मजमुआ है जी। और ये 64 नज़में उस वक्त की हैं जब भागलपुर में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फसाद हो रहा था जी। उस वक्त तक हिंदुस्तान में जितने फसाद हुए थे सिर्फ एक शहर में सिमट के रह जाता था जी। लेकिन यहाँ से जो भागलपुर से जो फसाद शुरू हुआ तो 106 गांव में पहुँचा। उस वक्त यहाँ एक डीईटी थे, डिविजनल मेजर टेलीफोन डिपार्टमेंट में, जैसे अमरफ साहब, वो सरकारी आदमी थे। भारत सरकार की गाड़ी उनको मिली हुई थी जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ रहता, नेम प्लेट लगा हुआ रहता था। उस गाड़ी पर उनके साथ मैं 106 गांव तक गया था जहाँ जहाँ फसाद हुए थे और फिर मैंने रिपोर्टिंग की। 106 गांव जो मैं घूमा, इसमें हिंदुस्तान के बेशतर अखबार ने छापा, बिलीट से लेकर अल जमीयत तक, और दिल्ली के अखबार नौ से लेकर सारे अखबार ने, पटना के कौमी तंजीम, पिंदार या जो भी अखबार निकल रहे थे, मेरी रिपोर्टिंग हिंदुस्तान, पाकिस्तान में जंग में, नवाए वक्त में और वो ऑस्ट्रेलिया तक के रसाले में, अखबार में मेरी रिपोर्टिंग उस वक्त आ रही थी। यहाँ तक कि सऊदी गज़ट के भी लोग आए थे मेरे पास, उन लोगों ने भी जो है मेरी रिपोर्टें सब ले गया और उनको छापा, इंटरव्यू भी किया। बहुत बड़े हिंदुस्तान के हिस्टोरियन ज्ञानेंद्र पांडे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, वो आए थे, वो हमसे इंटरव्यू ले गए, फिर उन्होंने उसको छापा, है ना। तो वो जो भागलपुर का दंगा था बहुत बड़ा दंगा था और हमने रिपोर्टिंग की थी आँखों देखी। आँखों देखी इस माने में कि जितने नेशनल पेपर थे वो एक तरफा छाप रहे थे, है ना।
और अफवाह ज़्यादा फैला रहे थे, जी। और जिसकी वजह से ये फसाद 106 गांव तक फैला था। मैंने सच्चाई रखी कि नहीं, हकीकत ये है, नेशनल पेपर जो कुछ लिख रहा है सब गलत है। उन नज़मों को आंखों देखी के नाम से किताबी शक्ल में बाद में शायद पटना से करवाया था हमने, हाँ। लेकिन वो किताब बहुत मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि उस पर जो है लगभग जितने मशाहिर थे अदब के सभी ने अपनी राय दी, मज़ामीन लिखे। तो वो सारे मज़ामीन कलकत्ता के अहमद मेराज ने एडिट करके मुरतब करके किताबी शक्ल में पिछले साल छाप दिया। हाँ, तो वो किताब आपकी नज़र से गुजरी। जी सर, एक किताब आपकी आई थी, ऐसी भी किताब जो आपने मुझे दिया था तोहफा में, मैं उसको पढ़ा भी हूँ कि पूरी की पूरी वो किताब जो है एक नज़्म पर मुश्तमिल है। उस किताब के ऊपर कुछ रोशनी डाले कि नहीं, ऐसा है कि आपको जैसा पता है कि मैं नए नए तजर्बे करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसे मौज़ूआत पर किताबें दूँ जिस पर दूसरों ने तवज्जो नहीं दी है। तो मेरे ऊपर आपको पता होना चाहिए कि लगभग 300 से ज़्यादा मज़ामीन लिखे गए हैं। और अभी मैंने बताया कि मेरे ऊपर 29 किताबें आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि खुद अपने बारे में मैं लिखूं। खुद नविश्त या सवाना उम्री लिखने की रवायत हमारे यहाँ रही है और इस पर बहुत सारी किताबें हैं। तो मैंने अपने बारे में मंजूम किताब लिखी जिसका नाम रखा एक नज़्म अपने लिए। और ये नज़्म भी काफ़ी मकबूल हुई, यहाँ तक कि बहराइच के मोहम्मद हसनैन साहब ने इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किया, जो ए पोएम फॉर माई सेल्फ के नाम से किताब छपी। वो किताब अभी मैं आपको दूंगा। तो उसमें जो है अपने बारे में मैंने अपनी अच्छाई या बुराई सब बयान कर दी है। जी बहुत अच्छा भी लगा था क्योंकि हाँ जो है हाँ जी। तो वो जो है एक तजर्बा था और तजर्बे को लोगों ने पसंद किया। जी सर, एक सवाल ऐसा है कि आपकी एक किताब उज़्बियाती गज़लें के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी ये किताब है औरतों के 22 ओज़ों पर, है ना। सिर के बाल से लेके पैर तक जितने ओज़ों हैं, एक आध ओज़ों को छोड़ करके यहाँ तक कि पिस्तान पर भी पूरी गज़लें हैं, समझा। और हमारे यहाँ उर्दू अदब में अशार तो मिल जाते हैं, बेशतर शायरों की यहाँ आँख पर, नाक पर, कान पर, गेसू पर, है ना, लेकिन पूरी गज़ल नहीं मिलती है। तो मैंने 22 अज़ों को मुंतखब करके उस पर पूरी गज़लें कहीं, 7 अशार हैं, बल्कि दिल पर तो 14 अशार हैं, है ना। तो वो किताब छपी, बहुत हंगामे हुए, कुछ लोगों ने जो है अच्छा, मैंने एक उसमें एहतमाम ये बरता कि तस्वीरें भी दे दी, है ना। पूरे सफ़े में एक ओज़ो की तस्वीर भी है। तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने तस्वीरें हटा करके अलमारी में रखी किताब, कुछ लोगों ने बच्चों से छुपा दी किताब, है ना। जबकि पूरी किताब में एक भी शेर आप ऐसा नहीं निकाल सकेंगे जो मक़रब अखलाक हो या जिस पर फाहिशनिगारी का ठप्पा लग सके। और वैसी तस्वीरें आप रोज़ अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबार में घर पर देखते हैं, रखते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे भी देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर मज़ामीन लिखे और ये मज़ामीन बहुत जल्द किताबी शक्ल में आने वाले हैं। आपके लिए बताऊं मैं कि 83 साल के एक ज़ईफ़ हाजी जो दरभंगा में स्कूल में टीचर अंग्रेज़ी के थे, उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद उनका नाम, किताब का नाम उन्होंने रखा ऑर्गन वाइज गज़लें, है ना। महमूद अहमद करीमी उनका नाम है और उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। और ये किताब अंग्रेज़ी में बहुत मकबूल हुई। इस पर जो है कई मज़ामीन लिखे गए जो मेरे पास आ चुके हैं, अभी किताब हाल ही में आए हैं। और हिंदी में इसी किताब को मैंने लिपिबद्ध कर दिया और सरापा सौंदर्य गज़लें के नाम से हिंदी में ये किताब मैंने दी। तो हिंदी दां के लिए भी ये नई किताब थी। हिंदी के एक आलोचक 78 साल के हैं, युगल किशोर प्रसाद,
उन्होंने इस किताब का पूरी तनकीदी जायज़ा लिया और मुकम्मल किताब उनकी छपकर आ गई है, जिसका नाम है मनाज़िर आशिक़ खरगानवी की सरापा सौंदर्य गज़लें दृष्टि परिदृष्टि के नाम से। तो ये किताब भी मेरी मकबूल हुई सर, इसके आपने बहुत सारी मतरूफ और ध्वनि असनाफ पर तबाज़माई की है, जी। इसमें कौन कौन से असनाफ शामिल हैं? देखिए, हमने शुरुआत की थी आज़ाद गज़ल से। जी जी आज़ाद गज़ल को फ़रोग़ देने की कोशिश की हमने। फिर उसके बाद माहिए का दौर आया। जी हाँ, माहिए में उस वक्त तीनों मिसरे बराबर कर देते थे लोग। जी तो हमारे यहाँ मुसल्लस के नाम से ये सिंध पहले से है। जी तो मैंने उसको जो है, और हैदर कुरैशी जर्मनी में, उस वक्त वो पाकिस्तान में थे, अपना रसाला भी जदीद अदब के नाम से निकालते थे। तो हम दोनों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद ये कहा कि ये तो पंजाबी सिंफ सुखन है, उर्दू में जब ये सिंफ आई है तो इसको बाइफरकेट करें, जी है ना। और हमने आधा, दूसरे मिसरे में आधा रुकन कम कर दिया, जी है ना, और इस माहिए का एक नया रूप दिया। और कौसार के ज़रिए से और जदीद अदब के ज़रिए से इसका फ़रोग़ हुआ। और लगभग 250 शायरों ने उन दिनों तजर्बे किए, है ना। आज भी तजर्बे हो रहे हैं माहिए के। बहुत सारी किताबें आई। पहला इंतखाब रिमझिम के नाम से मैंने ही छापा था, और बेशतर शायरों के मजमूए माहिए के मंजर आम पर आए। फिर मैंने हाइको सिंध पर तवज्जो दी। हाइको हमारे यहाँ 1937 में शाहिद अहमद दहलवी साकी के नाम से रसाला निकालते थे, उसमें तजर्बा शाये किया था हाइको का। फिर ये सिंफ समझिए कि एक तरह से ख़त्म हो गई थी। कौसार के ज़रिए से मैंने इस सिंफ को दोबारा ज़िंदा किया, और इस पर इतना काम हुआ। पहला इंतखाब मैंने ही दिया था, और पहला इंतखाब जो हमने छापा मुंतखब हाइको के नाम से, तो उसमें उस वक्त तक, शायद ये 92 में किताब आई थी मेरी, उस वक्त तक कि जितने शायरों ने हाइको में तजर्बे किए थे सभी उसमें शामिल हैं। उस किताब की इनफरादियत ये थी कि उर्दू हाइको का तर्जुमा अंग्रेज़ी में, बंगला में और हिंदी में, यानी 4 ज़ुबान में एक साथ ये किताब छपी थी। और इंग्लैंड के नाक़िद ए रसल ने उस पर तबसरा करते हुए पोएट्री टाइम में लिखा था कि ए यूनिक बुक, है ना, ऐसी किताब 4 ज़ुबान में एक साथ नहीं आई थी। तो वो किताब भी मकबूल हुई। फिर हाइको में भी ये देखिए 17 सिलेबल की सिंफ है, जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है। इसमें 17 सिलेबल होते हैं। तो 17 सिलेबल के लिए हमारे यहाँ औज़ान बहुत कम थे, है ना। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई, वज़ीर आगा के पर्चे में और आँख में बहस भी चली। नादिम बल्खी साहब थे डाल्टनगंज में, उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर। तो मैं डाल्टनगंज गया हुआ था, तो उनके मशवरे से हम लोगों ने 37 औज़ान दिए, जिनमें हाइको कह सकते हैं। और फिर उस पर मैंने मजमून लिखा और फिर मिसालें दी, और वो मजमून तमाम छपा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और लोगों ने तजर्बे किए। सर, फिर एक अभी सिंफ जापानीज की आय है रेंगा, जिसमें 2 शायर मिलकर तजर्बा करते हैं। क्या कहना? 5 अशार होते हैं, 5 मिसरे होते हैं, जिसमें 3 मिसरा एक शायर कहता है और 2 मिसरा दूसरा शायर कहता है, और बात मुकम्मल होती है। तो पहला तजर्बा मैंने किया फराद हानवी के साथ मिल करके, है ना। किताब का नाम रेंगा रखा जी। 3 मिसरे मेरे थे, 2 मिसरे फराद हानवी के थे। ये किताब छपी। उसके बाद दूसरी किताब मेरी आई हलीम साबिर साहब कलकत्ता के साथ। 3 मिसरे मेरे थे, 2 मिसरे हलीम साबिर साहब के थे। सन्नाटों को शोर के नाम से वो किताब आए। फिर तीसरी किताब एहसान साकिब साहब के साथ आए, है ना। तो रेंगा में भी अभी हमने काम किया है, रेंगा में भी अभी इसको फ़रोग़ मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग तजर्बा कर रहे हैं। इसी तरह और भी असनाफ हैं, अब तो याद नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा कि कहमुकरनी की ईजाद अमीर खुसरो ने की थी, है ना। अमीर खुसरो के बाद बीच में एक जर्मन नजाद शायर जरहलीन का नाम मिलता है, जिनकी 2 कहमुकरनियाँ हमारे यहाँ हैं उर्दू अदब में। फिर ये सिंफ ख़त्म हो गई थी। मैंने जब अपना पर्चा निकाला तो कहमुकरनी सिंफ अमीर खुसरो के नमूने को सामने रख करके उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की,
और पूरी उर्दू दुनिया के शायरों ने इसमें तजर्बे किए और पहला इंतखाब सखी साजन के नाम से मैंने ही उर्दू में दिया था, है ना। ये सिल्म भी मकबूल हुई। उसके बाद अनवर शेख बरतानिया में थे, वो भी अख्तराई जहन के शायर थे। उन्होंने कहमन, गज़ाला और भी 2-1 सिन्फ की ईजाद की उन्होंने, है ना। तो उसको फ़रोग़ देने के लिए भी कोसार का प्लेटफॉर्म था और पहला इंतखाब मैंने ही छापा। फिर बाद में एक सिन्फ आई अभी हालिया बरसों में जो काफ़ी बहस तलब रही, वो गज़लनुमा, है ना। आज़ाद गज़ल के बाद गज़लनुमा हमारे यहाँ जो आए तो कई दावेदार इसके थे कि इसके मुजीद हम हैं, लेकिन मैंने तहक़ीक़ करके 1956 या 57 में सबसे पहला तजर्बा शाह जमील ने किया था, जो बिजनौर के गुंजा में छपा था। तो मैंने तहक़ीक़ करके साबित किया कि इसके मुजीद शाह जमील हैं और असल फॉर्म इसका ये है ना, गज़लनुमा के। तो फिर गज़लनुमा को फ़रोग़ में हिस्सा लिया, उस पर मेरी 3 किताबें आईं, इंतखाब भी छापा, तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी छापे, कौसार का नंबर भी निकाला, है ना। इस तरह बहुत सारी असनाफ़ हैं जिस पर मैंने काम किया है। सर आपकी एक किताब जो है हम असर रिसाइल जायज़ा के नाम से आई थी, हाँ, ये किस नौइयत की किताब है? देखिए सहाफ़त से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ, ये तो आपको जो है बताया मैंने अभी। 2000 ईस्वी में प्रसार भारती हैदराबाद ने 25 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुझे भी बुलाया था। तो वहाँ से एक पर्चा निकलता है माहनामा रंगोबू, उसके मुदीर मुस्तफ़ा फ़हीम है। तो मुस्तफ़ा फ़हीम साहब के रसाले में कभी कभी मैं लिख रहा था, पर्चा मेरे पास आता था, तो वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि यह रसाला आपका भी है, इसमें कोई एक सिलसिला शुरू कीजिए, है ना। तो वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास दुनिया भर के रसायल आते थे, अभी भी आते हैं लेकिन अब कम हो गए। हर महीने 5 या 6 रसायल पर तबसरा मैंने लिखना शुरू किया रंगोबू में, और 100 किस्त जब हो गई जी सर, तो उसको असनाम पब्लिकेशन विशाखापट्टनम ने किताबी शक्ल में 254 सफ़े की नहीं 408 सफ़े की किताब है, जिसमें 254 रसायल का जायज़ा है जो पूरी दुनिया से निकलते रहे, जिसमें सबका पता भी है। वो किताब मैं आपको दूंगा अभी, आपके पास वो किताब रहनी चाहिए। तो उसमें 254 रसायल का जायज़ा है। तो ये किताब भी बहुत मकबूल हुई और वो मेरा मुताला के नाम से जो सिलसिला उसमें चल रहा है वो अब तक जारी है और 128 किस्त अब तक छप चुकी है। और जब ये 50 किस्त और जब हो जाएगी 150 की, तो 50 किस्त को फिर अलग से किताबी शक्ल में वही रंगोबू वाले छापेंगे, ये बात तय हो चुकी है। सर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, आपने कितनी PhD अब तक करवाई है सर? हाँ, ये सवाल तो ज़्यादा टेढ़ा कर दिया, इसलिए कि लोग जो है कहेंगे कि इंडस्ट्री खोल ली है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। PhD ज़रूरत है तालिब इल्मों के लिए, नौकरी पाने के लिए। जब MA कर लेते हैं तो ये डिग्री भी उनके लिए लाजिम हो जाती है। मैंने अपनी निगरानी में अभी तक 24 PhD कराई है, हाँ। क्या कहना सर? और फिर मेरे तवस्सुस से और दूसरे लोगों ने दूसरे की निगरानी में PhD की है, वो अलग है, जिसके मौज़ूआत अलग अलग हैं। नए लोगों, नई शख्सियात पर भी हमने काम कराया, जबकि नई शख्सियात पर काम करने के लिए लोग मना करते थे, लेकिन हमने कराया जिनका काम था अदब में। और नई असनाब पर भी काम कराया और ये सिलसिला चलिए जब तक हम मुलाज़मत में थे जारी रहा जाए। सर ये सवाल तो करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं करता हूँ कि आपने जब PhD की थी किस मौजू पर? हाँ, नहीं ये सवाल करने का था। मैंने पहले बताया कि मैं इख्तियारी जहन का आदमी हूँ। जी सर। जब मुझे PhD करने की नौबत आई तो मैंने सोचा कि नया क्या मैं दूँ, नया कौन सा मौजू लूँ। अब्दुल हलीम शेर को मैं पढ़ता रहा था। अब्दुल हलीम शेर को आपने भी पढ़ा होगा, और वो उर्दू में तारीख़ी नावल निगार की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। जी सर। लेकिन उन्होंने 1887 वगैरह में 88 में अपना रसाला दिलगुदाद निकाला था जी। और आज़ाद नज़्म जो आज हमारे यहाँ है, जिसको अंग्रेज़ी में फ्री वर्स कहते हैं, और नज़्म मुअर्रा जिसको ब्लैंक वर्स कहते हैं, उस वक्त तजर्बा किया था उन्होंने और अपने दिलगुदाद में छापा था।
तो वो रसायल मैं उलट के देख रहा था तो हमको जो है हैरत हुई। जी कहाँ 1887 88 की बात है। उस वक्त उन्होंने आज़ाद नज़्म और नज़्म मुअर्रा का तजर्बा किया था, जबकि 1937 के बाद नूमी राशिद और मीरा जी वगैरह को लोग इसका मुजीद मानते थे। जी तो मैंने कहा मेरे लिए ये मौजू हलीम शेर बहसियत शायर जी है ना बेहतर रहेगा। फिर मैंने अब्दुल हलीम शेर को पहुंचा तो उनका पढ़ना शुरू किया तो उनका एक नावल है फ्लोरंडा, बहुत मशहूर नावल है, तारीख़ी नावल। जी पढ़ते वक्त मुझे लगा कि ये तो जो है बहर और वज़न में है जी ना। पूरे नावल को मैंने तख्ती कर दिया जी है ना, और तख्ती करके मैंने दिखाया कि ये देखिए जो है ये पूरी शायरी है। जी फिर उनकी और कुछ नज़में मिली समुंदर के नाम से या दूसरे के नाम से नज़में मिली, 2 एक ड्रामे मिले जो मंजूम थे। तो इस पर मैंने पीएचडी की थी और मेरी वो किताब मॉडर्न पब्लिकेशन से छपी थी, दो एडिशन उसका छपा जो है। जी सर जी तो ये भी मेरा काम है जिस पर बहुतों ने लिखा, बहुतों ने सराहा। ज्ञानचंद से लेकर के अतीक अहमद अतीक पाकिस्तान तक ने जो है ना, या और दूसरे जितने नाक़िद थे सब लोगों ने पसंद किया और लिखा जो है। सर आपका बचपना किस तरह गुजरा और आपके वालिदैन की जो है सपोर्ट यानी हिमायत किस तरह आपके साथ रही? देखिए बचपना मेरा गांव में गुजरा, हर गाँव जहाँ ज़मींदारी थी, खेत खलियान थे, माहौल वही था। पढ़ने लिखने का तो बताया कि मैं निसाब की किताबों से छुप छुपा करके लाइब्रेरी से किताबें लाता था, पढ़ता था। वालिदैन का कोई सपोर्ट नहीं था, लिखने का मेरे यहाँ कोई रिवाज नहीं था। मेरे 2 चचा थे जो दोनों पाकिस्तान चले गए थे और दोनों मॉर्निंग न्यूज़ अखबार में एडिटर थे, है ना, एक ढाका में एक कराची में। ढाका में जो थे एक लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट थे सब जा रहे थे, वो जहाज़ क्रैश कर गया जिसमें मेरे चचा का इंतकाल हो गया। दूसरे चचा वो कराची में थे जिनसे मेरा राब्ता नहीं रहा, हम तो यहाँ थे। और उन लोगों ने क्या लिखा क्या पढ़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन खुदरों की तरह हमने जो है लिखना शुरू किया और अपने तौर पर आज तक जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ, लिख रहा हूँ और अदब पढ़ रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ। सर एक ज़ाती सवाल कि आपके जो औलादे हैं, आपके साहबजादे साहबजादी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, आम तौर पर शायरों और अदीबों के बारे में कहा जाता है कि वो घर की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और औलाद की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं देते हैं, और बिगड़ा शायर जो है नाक़िद बन जाता है, बिगड़ा अफ़सानिगार तनक़ीदनिगार बन जाता है, वगैरह वगैरह बातें होती रही हैं। जी सर। मेरी बेगम फरदाना परवीन जो नैना जोगन के नाम से लिखती हैं, हाँ, और उनकी कई किताबें आ चुकी हैं और उन्होंने लिखने की तरफ तवज्जो कम दी, घर को संवारने में ज़्यादा वक्त दिया। वो ऑनर्स में टॉपर थी भागलपुर सिटी की, एमए करके वो लेक्चर बन सकती थी, टीचर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम हाउसवाइफ रहना पसंद करेंगे। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटा इंजीनियर है, क्या कहना? एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है। जो बड़ा बेटा मैकेनिकल है वो दोहा कतर में है। क्या? उसके बाद बेटी है जो डॉक्टर है, और मेरे दामाद भी डॉक्टर एमएस हैं। पहले वो पीएमसीएच पटना में थे, आजकल मुरादाबाद में है। छोटा बेटा सिविल इंजीनियर है, वो भी दोहा कतर में है। क्या कहना सर? आपके पसंदीदा रंग और मतलब खाना जो है डिश है वो क्या पसंद करते हैं आप? हाँ, अब खाने का मैं शौकीन हूँ। देखिए, कई तरह की बीमारी पाल के रख चुका हूँ अपने अंदर, इसके बावजूद खाने में कोई परहेज़ नहीं है। आपने कहा रंग के बारे में, तो गुलाबी रंग मुझे ज़्यादा पसंद है। क्या कहना सर? समझा? जी सर। सफ़ेद रंग भी पसंद है। सर खाने में मुझे गोश्त चाहिए ही, अंडा चाहिए ही, है ना, और फिर जो है मुर्गन खाना चाहिए, है ना, उसमें मैं समझौता नहीं करता हूँ। खाने में परहेज नहीं है। जी सर। मैं दवा भी खाता हूँ। सर आप मैंने एक कलमकार की हैसियत से आप किन ऐसे कलमकार से मुतासिर हुए हैं जिनका नाम लेना चाहें कि आप उनको पढ़कर ऐसे मुतासिर हुए कि आप भी लिखने की तरफ राग़िब हुए हैं? ऐसे कलमकार जिसका आप आइडियल अपना समझते हैं? कोई मेरा आइडियल नहीं है, कोई मेरा उस्ताद नहीं है। लिखने के मामले में मैंने किसी से इस्लाह नहीं ली और मैंने पढ़ा सबको। जब मैंने लिखना शुरू किया तो आपको मैंने बताया कि मैंने शायरी की, अफसाना लिखा, तनकीद लिखी, डाइजेस्ट रसायल में मज़ामीन लिखे, ख़वातीन के रसायल में मैं लिखता रहा, बानू से लेकर के हरीम तक।
बच्चों के रसायल में लिखा, है ना। चारों तरफ मैंने खुद को फैलाया, और मेरा उस्ताद अगर कोई है तो वो किताब है। किताबें पढ़ के मैंने जाना, मैंने सीखा, और किताबें पढ़ के आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी लिखता हूँ। हाँ, मुतासिर मैं बहुतों से हूँ, है ना। अब जैसे कि तरक्की पसंद ग्रुप के जितने लोग थे सभी को पढ़ना पड़ा, है ना। सबका काम है, काम से मुतासिर मैं हूँ। कहा कि शुरुआती दौर में दी कि अब्दुल हलीम शहर को मैंने पसंद किया, उनका पेश की हमने, उनको नई दरियाफ्त दी, है ना। जदीदियत का जब दौर आया तो जदीदियत को भी मैंने पढ़ा, है ना, लेकिन मुतासिर नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ तोड़ फोड़ ज़्यादा थी, वहाँ जो है जहन को परागंदा करने की बातें ज़्यादा थी, और बहुत कम लोग उसमें ज़िंदा रह सके। तजर्बे बहुतों ने किए, मैंने भी तजर्बे किए। शखू जैसे पर्चे में मेरी कहानियाँ भी छपी, मेरी नज़में भी छपी, मेरी रज़लें भी छपी, लेकिन मैं उसको उस तरह से मुतासिर होने के हद तक नहीं मानता हूँ। फिर माबाद जदीदियत का दौर आया, जिसमें हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से गोपीचंद नारंग, पाकिस्तान से वज़ीर आगा, फ़हीम आज़मी, है ना, ये लोग थे। इन लोगों ने काम किया, मैं भी उनका साथ रहा। कराची से शरीर निकलता था, जिसमें लगभग हर महीने मैं लिखता था, और जदीदियत पर बहुत लिखा। जदीदियत पर मेरी तनकीदी किताबें आएँ, माबाद जदीदियत पर मेरी किताब आए, है ना, वज़ीर आगा के हवाले से, जिसमें गोपीचंद नारंग के हवाले से, और अलग से भी मेरी किताब तनकीद की नई नई लहर आई, जिसमें साख्तियात, पस साख्तियात, रद्द तश्कील, है ना, जैसी तनकीदी असनाफ पर मैंने लिखा और किताबें लिखी, नई नई किताबें दी, मज़ामीन लिखे। नए कलमकार जो आज के डेट में लिखते हैं, नए कलमकार, उभरते हुए कलमकार की हिम्मत अफजाई करते हुए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत मायूसी होती है। मैं चूँकि 34 साल तक पढ़ाता रहा लड़कों को, और ये तालिब इल्म बी ऑनर से लेके एमए और पीएचडी करने वाले तक रहे हैं, जो जहन की पुख्तगी तक पहुँच चुके होते हैं। आज जो है हमारे यहाँ उर्दू अदब पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया है, ज़ौक़ ख़त्म हो गया है, लगन बिल्कुल नहीं है, जिससे बड़ी मायूसी है ना। ये उर्दू का एक तरह से अलमिया है। मेरा मशवरा है कि अगर आप शायरी कर रहे हैं तो असातिज़ा को ज़रूर पढ़िए और अरूज से वाक़फ़ियत हासिल कीजिए। अगर आप अफ़साना लिख रहे हैं तो माक़बल के अफ़साना निगारों को पढ़िए और इस फ़न से वाक़फ़ियत हासिल कीजिए, उसके बाद फिर अफ़साने लिखिए, है ना। और आज जो 21वीं सदी का माशरा है, आज जो 21वीं सदी में माशरे में जो उतार चढ़ाव है ना, उसको आप जो है सामने लाइए, वैसी बातें कीजिए। नहीं तो इस मोहब्बत की बातें करने से कोई हासिल नहीं है। और आज जो है इस मोहब्बत का पैमाना भी बदल गया है, उसका अंदाज भी बदल गया है। को एजुकेशन है आजकल, है ना, पहले की तरह जो है लुका छुपी मिलने का जो है और इस मोहब्बत करने का जो है वो अंदाज है ही नहीं है, है ना। आजकल जो है तो उसको सामने रख करके आपको लिखना होगा, आज की बातों को पेश करना होगा। अगर तनकीद लिख रहे हैं तो पहले के कलमकारों को, क्लासिकी नाक़दों को भी पढ़ना होगा। हमारे यहाँ जो साइंटिफिक तनकीद और क्लासिकी तनकीद और तरक्की पसंद तनकीद और जमालियाती तनकीद और दूसरी दबिस्तान जो है उससे भी वाक़फ़ियत हासिल करनी होगी। और आज साख्तियात, पस साख्तियात, माबाद जदीदियत, रद्द तश्कील वगैरह की जो तनकीद आ गया है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। तब आप लिखने की कोशिश कीजिए, तब आपकी तख्लीक पायदार होगी। वरना 2-4 तख्लीक छप जाने से कोई हासिल नहीं है और फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। आपका जहन कुछ काम नहीं करेगा और आप तख्लीकी काम नहीं कर सकेंगे। सर, आज के जो नौजवान हैं उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो मैंने बताया अभी कि उनको कहिए, वो कलमकार के अलावा जो कलमकार के अलावा जो नौजवान हैं, आज का जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में माहौल है उसमें आपको कंपटीशन से आना है, मुकाबला जाती इम्तहान से ही आपको अपनी एबिलिटी को सामने लाना है और आपको नौकरी पाना है। आज जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स से पढ़ रहे हों, साइंस से पढ़ रहे हों, कॉमर्स से पढ़ रहे हों, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, माश का ज़रिया ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी पाने के लिए आपको कंपटीशन में उतरना होगा और लाखों लोगों के बीच में अपने को नुमायां करना होगा, तभी आप नौकरी पा सकेंगे। वरना आप जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकेंगे, इम्तहान देते रह जाएंगे। आप इस मोहब्बत, हम तो देखा एमए के लड़कों को पढ़ाते हैं तो देखा कि हर साल लड़के लड़कियां आते हैं और हम सबको बताते रहे हर साल
कि भाई तुम आओ, ये 2 साल तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा कीमती वक्त है, तुम जो है अब तक जो किया ऐसा किया, 2 साल को पकड़ने की कोशिश करो, इसमें कंपटीशन की तैयारी करो, है ना। और 2 साल में अगर तुमने वक्त को कैच कर लिया तो फिर सारी ज़िंदगी सब कुछ करते रहो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आसूदगी रहेगी। लेकिन लड़के इस मोहब्बत में वक्त गुजार देते हैं, इधर सिनेमा देखने में वक्त गुजार देते हैं, बाज़ार टहलने में वक्त गुजार देते हैं। ये नौजवान जो है पढ़ने के अलावा कंपटीशन की तरफ जहन को माइल नहीं कर पाते हैं। ख़ासकर हमारे लड़के, उर्दू वाले लड़के, मुसलमान लड़के या अक़लियती लड़के, है ना, इस तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं। ज़रूरत है कि वो कंपटीशन की तैयारी करें, जहन को उधर लगाएं, ख़ुद को आमादा करें और कंपटीशन की किताबें पढ़ें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको आपके पास वसाइल हैं, आपके पास पैसे हैं, तो बिज़नेस को आपको फैलाना होगा, है ना। और उस फैलाव के लिए वक्त देना होगा, जिसको कहते हैं पित्ता मार के बैठना होगा, जिसको कहते हैं कि कॉमर्स से मवाद लेकर के जहन को उस तरफ माइल करना होगा कि हम अपने माल को, अपने दुकान को या अपने बिज़नेस को कैसे जो है दूसरों हर जगह फैला सकें और उससे रकम हासिल कर सकें, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं पर नहीं हैं। और अभी का जो माहौल है उसमें आप फिर सब्ज़ी बेचते नज़र आएंगे, गुमटी खोलकर बैठ जाएंगे, जूते में पॉलिश करते नज़र आएंगे, फिर आपका मेयार वही होकर रह जाएगा। सर, आखिरी सवाल से कबल जो एक और सवाल रह गया है सर, सहाफ़त की असल ज़िम्मेदारी आप क्या समझते हैं? सहाफ़त की ज़िम्मेदारी के ऊपर में कुछ बताएं। सहाफ़त की ज़िम्मेदारी किस तरह की आप चाहते हैं? सहाफ़त से इनकलाब हमारे यहाँ आया, सहाफ़त से मुल्क आज़ाद हुआ, है ना, सहाफ़त से नई नई तहरीकें सामने आई, है ना। लेकिन आज की जो हमारे यहाँ सहाफ़त है उसको ज़र्द सहाफ़त कहेंगे, जिसका इशारा अबुल कलाम आज़ाद बहुत पहले कर चुके हैं, है ना। आज जो हमारे यहाँ माहौल हो गया है अखबार के ज़रिए से पैसा कमाने की, अखबार के ज़रिए से हुकूमत की चापलूसी करने की, अखबार के ज़रिए से जो आपके समाजी माशरती नुमाइंदा हैं उनकी जी हुजूरी करने की, है ना, ताकि उनसे कुछ आपको मफाद हासिल हो सके, कुछ आपको इश्तहारात मिल सकें, कुछ आपके का पॉकेट गर्म हो सके, है ना। तो इस सहाफ़त में आप जो है क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आज के डेट में जो सहाफ़त आप जो एक रुख बताए कि सहाफ़त इस तरह चल रहा है, इस हुकूमत की चापलूसी कर रहे हैं, तो असल माने जो कुछ ऐसे भी सहाफ़त आपको नज़र आते होंगे जो हक कहने की कोशिश करते हैं मगर उनको दबा दिया जाता है, उस पर भी कुछ रोशनी डालें और ये ज़िम्मेदारी बताएं कि सहाफ़त में अगर आप हैं तो आपको किस तरह रहनी चाहिए। देखिए, मैं खुद सहाफ़ी हूँ जी, बहुत करीब 38-39 रसायल से जुड़ा हुआ रहा। मैं खुद अपना रसाला निकालता हूँ जो अदबी है ना। तो अदबी सहाफ़त दूसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद प्रिंट मीडिया पर इसका असर पड़ा है ना। क़ुव्वत ख़रीद हमारे यहाँ कम हो गए। हम अदबी रसायल जो है उर्दू के जज्बे के तहत, शौक़ के तहत निकाल रहे हैं, अदब को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है। हमको माश के लिए दूसरी तरफ मुतवज्जा होना पड़ रहा है ना। हम आवाम तक अपने रसायल को नहीं ले जा रहे हैं। अखबार जो है, जो जिसमें रोज़ की ख़बरें छपती हैं, जिससे वाक़फ़ियत हासिल करना भी ज़रूरी है आजकल, तो वहाँ जो है मैंने अभी बताया कि ज़र सहाफ़त जब से हमारे यहाँ आ गए हैं, ख़ास करके उर्दू में, कि बड़े अखबार कम हैं हैं, और जो दरमियानी दर्जे के अखबार हैं वो ट्रांसलेशन का काम ज़्यादा करते हैं। आज अखबार निकलेगा, कल के अंग्रेज़ी अखबार को, हिंदी अखबार को सामने रख करके बेशतर न्यूज़ को वो ले लेते हैं, है ना, और उन ख़बरों को आज ताज़ा बना करके पेश करते हैं, है ना। तो और जो हिंदी पढ़ रहा है, जो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है या दूसरी बड़ी ज़बानों को पढ़ रहा है, वहाँ के अखबार को पढ़ रहा, वो देखता कि इसको, इस न्यूज़ को तो कल हम पढ़ चुके, कल हम टीवी पर देख चुके, है ना, आज इसको क्यों ख़रीदें, है ना। तो जितने अखबारात हैं कोई आवाम के पैसे से नहीं चल रहा है, सब जिंदा है सरकार के भरोसे पर। सरकारी इश्तहारात मिल रहे हैं, उससे ये महल खड़ा कर रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, हमारे आपके बीच में पहुंचा रहे हैं।
जो सहाफ़ी ईमानदार है तो ईमानदारी से वो लिख नहीं सकता है ना। मैंने कहा कि वो आपका पेट भर रहे हैं, वो आपको इश्तहार दे रहे हैं, उनकी पॉलिसी के मुताबिक आपको चलना होगा। नहीं चलेंगे आपका अखबार बंद हो जाएगा, समझा। इसलिए जो है आज ज़मीर को मार करके, है ना, ज़मीर को मजरूह कर करके हम ये भी एक तरह से पेशा के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सहाफ़त को, और इसमें हम कामयाब हैं। आखिरी सवाल सर, अपना तर्जुमान चैनल बालासोर उड़ीसा में चलता है, जैसे कि आपने हमारे एडिटर साहब से भी अभी गुफ्तगू इनायत साहब से की। आज के जो मौजूदा हालात हैं, बड़े बड़े अरबपति मुसलमान भी मौजूद हैं पूरे हिंदुस्तान में। क्या आपको ये लग रहा है कि एक नेशनल लेवल का एक उर्दू चैनल होनी चाहिए खुद का, क्या एक ब्रांड अखबार होनी चाहिए? और इस दरमियान में एक छोटा सा एक पौधा जो है उड़ीसा से जारी किए हैं इनायत साहब, अपना तर्जुमान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना तर्जुमान के बारे में और आज के हालात के बारे में? देखिए, चैनल की जहाँ तक बात है, मैं यहाँ से श्रीनगर तक, हैदराबाद से दिल्ली तक बेशतर चैनलों पर अपना प्रोग्राम दे चुका हूँ और देख चुका हूँ, है ना, जिसमें उर्दू की कैद नहीं है, नेशनल चैनल भी है ना। चैनल उर्दू के हैं, है ना, जैसे ETV भी है, सहारा TV भी है ना, DD TV भी है ना, उर्दू चैनल है। और उर्दू चैनल के तहत क्या कहते हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं, उर्दू चैनल के ख़बरें भी आ रही हैं, इश्तहारात भी उसमें दिए जा रहे हैं और सारे वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। आपका चैनल जो है छोटा ज़रूर है, लेकिन एक पूरे इलाके की नुमाइंदगी करता है ना। और इसके बारे में मैं पिछले 15-20 साल से जान रहा हूँ, बल्कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि आपसे, आपके एडिटर साहब से जा करके बालासोर में मुलाकात करूंगा और देखूंगा कि उस छोटी सी जगह में जहां का माहौल उड़िया है, जहां उर्दू दांत कम हैं और वहां उर्दू का चैनल चला रहे हैं, ये कौन सा जज्बा है और कौन से उनके पास हालात हैं और कौन सी उनके पास सहूलतें हैं जिनकी वजह से वो इतने कामयाब हैं, जो आज बालासोर से भागलपुर मेरे घर पर आए हुए हैं और मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तो इस चैनल का बड़प्पन है, इस चैनल का फैलाव है कि, है ना, आपने जो सोचा मेरे बारे में कि मेरी भी एक शख्सियत है और मेरी शख्सियत को नुमायाँ करने के लिए आपके चैनल ने जो कोशिश की है, उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। और मुझे हैरत है कि इतनी दूर से आप आए और आपने अपने चैनल को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है ना। और ये एक बड़ा कदम है, ये सिर्फ जज्बे के तहत होता है, अरबपति के ज़रिए से नहीं होता है, लखपति के ज़रिए से नहीं होता है, एक जज्बा है जिसके तहत आप ये काम कर रहे हैं, है ना। इसमें आपका नुकसान भी होता होगा, मैं जान रहा हूँ, है ना। अगर इश्तहारात मिलते हैं तब तो ठीक है, नहीं इश्तहारात मिलते हैं जिसमें आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जज्बा काम कर रहा है और आप जो है इस चैनल को कामयाबी से चला रहे हैं। कलकत्ता के बेशतर अहबाब ने बताया था आप लोगों के बारे में कि वो चैनल वहाँ बहुत कामयाब है, और मैंने वहाँ चंद दोस्तों से कह रखा था कि इस बार मैं कलकत्ता आऊँगा तो आपके यहाँ जाऊँगा और जा करके दिन भर नज़ारा करूँगा और देखूँगा और जानूँगा। हाँ, और मैं एक बार आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, है ना, और आपको वहाँ भी जाकर मुबारकबाद दूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतनी दूर से आए, मेरे घर पर आए और आपने मुझसे इंटरव्यू किया। जी सर, नाज़रीन किराम को हमारे कुछ कहें। नाज़रीन किराम को तो मैं यही कहूँगा कि आप TV देखते हैं और ज़रूर देखिए, है ना। चैनल पर जो है जो प्रोग्राम आ रहे हैं उस पर तनकीद भी कीजिए आप, है ना, उनकी खामियों को भी बताइए, लेकिन खूबियों का एतराफ़ ज़रूर कीजिए। खूबियों के एतराफ़ में कंजूसी हरगिज़ नहीं कीजिए, है ना, ताकि उनकी मज़ीद हौसला अफजाई हो और मज़ीद बेहतर प्रोग्राम करने की वो गुंजाइश निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आप समाअत कर रहे थे डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब को। बहुत ही कीमती बातें आपको बता रहे थे, हम भी मुतासिर हो रहे थे, मुझे उम्मीद है बहुत ही मुतासिर हुए होंगे आप भी। अब हमें इजाज़त दीजिए, भागलपुर से डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब के मकान से तौफीक सागर साहब के साथ अजीम बालेसरी, अपना तर्जुमान, बालासोर।